गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी के प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यानी श्रृंखला कर रहे थे, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जूनियर असिस्टेंट परीक्षा से संबंधित है। तो जूनियर असिस्टेंट परीक्षा से संबंधित हिंदी की टेस्ट श्रृंखला को बढ़ाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज। तो प्रश्न है हमारा कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। 52, 50, 44 या 46। अब मूलतः की बात कर रहा है, तो मूलतः कितने वर्ण हैं इसमें। तो मूलतः कितने वर्ण हैं, 46 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, या जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो उत्तर हो जाएगा बी, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। अगला कह रहा है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 28 है, 30 है, 33 है या 35 है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कह रहा है। तो व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो व्यंजन वर्ण कितने हैं, 33। अगले हैं अंतस्थ व्यंजन। 33 व्यंजन आप लोग जानते हैं। 33 व्यंजनों में 25 व्यंजन तो कौन से हैं, आपके जो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन आपके इसके बाद 4 हैं। और फिर 4 व्यंजन जो हैं वो कौन से हैं, उस व्यंजन है, ठीक है। तो यारा लावा और सा हा और सा और हा, ये 8 हो गए। तो 25 8 33 हो गए। अब कह रहा है अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो अंतस्थ व्यंजन सा हा नहीं, ये तो उस व्यंजन है। छात्राज्ञा संयुक्त व्यंजन है। अन आहा, ये क्या है, अयोगवा है। और अब यहाँ पर दिया हुआ है या रा ला और वा, ठीक है। तो या रा ला वा, ये क्या है, यही अंतस्थ व्यंजन है और ये 4 अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है, क्योंकि स्वर संधि से इनका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, छात्राज्ञा की गणना। छात्राज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है कि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन तो है ही हैं, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए कि छात्राज्ञा का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। जहाँ पर ये प्रयोग किए जाएंगे वो तत्सम शब्द बनेंगे। ये व्यंजन अर्धस्वर माने जाते हैं, बिल्कुल नहीं। यारा लावा अर्धस्वर माने जाते हैं। ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है, ठीक है। तो क्या चीज़ है, ये स्वतंत्र व्यंजन है नहीं, इसलिए नहीं माना जाता, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनकी गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। अगला है, इनमें से एक स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा है, सा नहीं, ये तो उस व्यंजन है। छा बिल्कुल है स्पर्श व्यंजन। ला यारा लावा में आता है ये। और यह हा उस व्यंजन, ये उस व्यंजन अस्तस्थ व्यंजन, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है, अंतर साक्ष, अंतर साक्ष, अंतः साक्ष या अंतर साक्ष। तो इसमें ये अंतर साक्ष लिखा हुआ है, तो अंतर साक्ष कौन कौन सा सही होगा, इसे बताना है। तो ये इसका हो जाएगा हमारा अंतः साक्ष, ये सही है, अंतः साक्ष। अब अगला है, इनमें से शुद्ध वर्तनी पहचानना है।
थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आनुषांगिक, अनुषंगिक, अनुषांगिक या आनुषंगिक। ठीक है, तो इसमें सा का मैटर है, तो कौन सा सा इसमें सही है तो बताएं, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि कौन सा सही है। चलिए, इसका उत्तर है आनुषंगिक। डी उत्तर सही होगा, आनुषंगिक। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, या इनमें से कोई नहीं? तो देख रहे हैं ना, इसमें दो ना है, समान ना है, तो इसको क्या है, ये युग्मक ध्वनि होगी। युग्म आता है और साथ साथ ही इसी को ही हम बोलते हैं द्वित व्यंजन। ठीक है, तो इसमें द्वित व्यंजन भी है और यह युग्मक। द्वित का मतलब दो, यानी कि युग्म होता है। तो हमारा उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5 या 7? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये भेद होते हैं 3। तो 3 का मतलब हो गया, ठीक है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्रस्वर, मध्य पश्च और अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये हमारे 3 स्वर हैं जीभ की स्थिति के अनुसार। अगला प्रश्न है, इनमें देशज शब्द कौन सा है? गोदाम, तेंदुआ, यमुना या बकरा? देशज शब्द की बात कर रहा है, तो देशज शब्द कौन सा है? तेंदुआ है। ठीक है, ये आपका तेंदुआ हो जाएगा देशज शब्द। अगला है, किस विकल्प में शब्द समूह, शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? उभय और अभय, निर्भीक और दोनों, अभय और उभय, निर्भीक और दोनों, इतर और इत्र, अन्य सुगंधित द्रव, कांति क्लांति थकावट चमक, और कपिस और कपीस, मटमैला और हनुमान। ठीक है, तो अब इसमें बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, उभय सॉरी अभय का मतलब निर्भीक होता है, उभय का मतलब दोनों होता है, बिल्कुल सही है। इतर का मतलब दूसरा होता है, और इत्र का मतलब सुगंधित द्रव होता है। कांति का मतलब होता है चमक, और क्लांति का मतलब होता है थकावट। तो यहाँ पलट दिया है, इसका मतलब है कि यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो यही गलत सुमेलित है। कपिस और कपीस, कपिस का मतलब होता है मटमैला और कपीस का मतलब होता है हनुमान। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए, ठीक है, इनमें कह रहा है कि कौन सा एक विकल्प युग्म में से सही नहीं है? मेघ और मेघ, मेध, रुख और रूख, और रेचक और रोचक, अजर और अजिर। ठीक है, तो चलिए, मेघ का मतलब बादल होता है, मेध का मतलब आज्ञा, ठीक है, यानी मेधावी इसी से बना हुआ है, और रुख, रुख का मतलब होता है तरफ, और रूख का मतलब होता है पेड़। ठीक है, तो आपको तो यही मिल गया। और आगे देख लीजिए, रेचक और रोचक। तो रेचक का मतलब होता है स्थावर, यानी कि जो क्या रहे, हमेशा स्थिर रहे। रोचक का मतलब होता है दिलचस्प। अजर का मतलब जो बूढ़ा ना हो। अजीर का मतलब होता है आंगन। तो आपका उत्तर हो जाएगा रुख और रूख, ये तरफ और पेड़, इसे इन्होंने अलग अलग कर दिया है। अगला है, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द का बताइए। पराया दोष ढूंढने वाला क्या कहा जाता है? तथ्यान्वेषी। जो धर्म अधर्म करने से डरे उसे धर्मबेरू। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची कहावत ठाकुर सुहाती। या जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे बोलते हैं बहुश्रुत। तो इनमें आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बताइए, पराया दोष ढूंढने वाले को क्या बोलते हैं? तथ्यान्वेषी। इनमें से कौन सा सही है, सॉरी गलत है?
तो इसमें से गलत कौन सा है? पराया दोष ढूंढने वाला वो छिंद्रान्वेषी होता है, तथ्यान्वेषी नहीं होता। बाकी और सब सही हैं। यहाँ छिंद्रान्वेषी अधर्म से डरे धर्म भीरु, यानी कि धर्म जो है पर जो चलता हो, आश्रयदाता को यानी कि किसी के सामने उसकी यानी कि झूठी सच्ची बातें कहना ठाकुर सुहाती, अनेक विद्वानों से जिसने शास्त्र ज्ञान किया हो उसे क्या बोलते हैं? बहुश्रुत। ओके, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास से उदाहरण है? पूजा घर, यश प्राप्त, घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, सत्याग्रह, राह खर्च और मुंह बोला और रसोई घर। संप्रदान, संप्रदान का मतलब क्या होता है? के लिए। तो पूजा घर और यश प्राप्त, पूजा के लिए घर, यश को प्राप्त, तो ये अलग हो गया। घोड़ा की गाड़ी, ठीक है, तो कौन सा हो गया? संबंध हो गया, संप्रदान नहीं। दान के लिए पेटी, सत्य के लिए आग्रह, राह के लिए खर्च, मुंह द्वारा बोला या मुंह से बोला और रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर सत्य के लिए आग्रह और राह के लिए खर्च, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये संप्रदान हो जाएंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। समझ में आ गया होगा? सत्य के लिए आग्रह, राह के लिए खर्च, ठीक है, ये क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किस विकल्प पे सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? यानी कि इसमें बताना है कि पर्यायवाची का कौन सा इसमें समूह नहीं बनाता है। आत्मजा और दुहिता, चक्षु और मयंक, उपल और प्रस्तर, अरविंद और पुंडरीक। तो आप लोग जानते हैं कि आत्मजा और दुहिता ये लड़की के लिए होता है, ठीक है। चक्षु का मतलब आँख होता है और मयंक का मतलब होता है चंद्रमा। उपल और प्रस्तर ये क्या होते हैं? पत्थर के होते हैं। अरविंद और पुंडरीक ये दोनों होते हैं कमल के। तो आपका उत्तर मिल चुका होगा कौन सा? चक्षु और मयंक ये दोनों एक दूसरे के, ठीक है, यानी पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अभ्र, वलाहक, कादम्बरी और जीमूत, ठीक है। इसमें बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, ये बताना है। अब आप लोग बताइए। मिला उत्तर? नहीं? चलिए, अभ्र भी, बलाहक भी और जीमूत भी ये सब क्या हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। लेकिन कादम्बरी जो है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से ये बाणभट्ट की क्या है? रचना है। इनमें से सुमेलित युग्म कौन सा, यानी कि विलोम का कौन सा सुमेलित है? शेष का अवशेष या अनुदान का अवदान, उन्नति का अवनति या विरोध का अवरोध। तो इसमें किसका यानी कि विलोम शब्द सही है? तो कौन सा सही है? तो बिल्कुल आप जानते हैं कि उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है। तो यानी कि बाकी और क्या चीज़ है आपको देखने की जरूरत है ही नहीं है। अगला कह रहा है कि इसमें से किस विकल्प में क्रिया का द्विकर्मक रूप प्रस्तुत किया गया है? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, वह सुबह, कह रहा है यानी द्विकर्मक क्रिया प्रयोग नहीं हुई। वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया। और मदारी के कर्तव्य देखकर दर्शक खूब हंसे। देखिए, इसमें है द्विकर्मक क्रिया। यहाँ पर क्या कह रहा है? सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। इसमें कर्म है ही नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पढ़ाई और क्या चीज़ है? यानी शाम को खेलता है। तो यानी कि सुबह क्या करता है? पढ़ाई करता है, शाम को खेलता है। देखिए यहाँ पर को आया है, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। इसे पूछ रहा है
कि इनमें कहाँ पर द्विकर्मक क्रिया प्रयोग हुई है। मैं बाजार से सब्जी और फल लाया, तो सब्जी और फल, ठीक है, ये एक साथ ही है। मदारी के कर्तव्य को देखकर दर्शक खूब हंसे, तो दर्शक कर्तव्य को देख करके, ठीक है, दर्शक हंसे, दर्शक को नहीं हंसे। लेकिन जब यदि आप यहाँ पर देखें, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, तो एक तो विद्यार्थियों को आ गया, ये हो गया, और क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। तो किसे और क्या, तो किसे आया, किसको, तो विद्यार्थियों को, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर विद्यार्थियों और पाठ ये दोनों कर्म हैं, तो यहाँ पर जो इन्हीं द्विकर्मक क्रिया है वो यहीं पर है, ठीक है। जो पढ़ाया वो क्या है, द्विकर्मक है। अगला है, कह रहा है कौन सा बहुवचन शब्द में प्रयोग, ठीक है, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसमें एक ऐसा है जो एक वचन के रूप में प्रयोग होता है, बाकी तीन जो है वो बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। दुनिया, अनेक, आप और तेवर, ठीक है। तो जो दुनिया है, अनेक है, और तेवर है, और आप है, इनमें चारों में से आपको निकालना है कौन सा एक वचन में प्रयोग होता है। तो दुनिया एक वचन में प्रयोग होती है, ठीक है। अनेक बहुवचन है, तेवर भी अनेक बहुवचन है, आप भी बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अगला है प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो प्रवृत्ति शब्द का विलोम आवृत्ति है, निवृत्ति है, सुवृत्ति है, ये समवृत्ति है। तो प्रवृत्ति का विलोम बताना है। तो इसका क्या हो गया अर्थ, प्रवृत्ति का मतलब झुकाव, निवृत्ति का मतलब क्या होना है, होता है, ठीक है, दूर हटना। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है। आवृत्ति का मतलब होता है, ठीक है, यानी दोहराना। तो आवृत्ति मूलक पक्ष कौन सा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किताब अलमारी में है, माँ खाना बनाती है, उसने गीत सुना दिया, ठीक है। अब इसमें आवृत्ति मूलक बताइए। तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किताब अलमारी में रखी है, ठीक है, माँ खाना बनाती है, और क्या है, उसने गीत सुना दिया है, ठीक है। इसमें जो आपका माँ खाना बनाती है, ये क्या है, ये आवृत्ति मूलक पक्ष है, ठीक है। क्योंकि खाने में कई चीज़ें हैं, पढ़ाना एक क्रिया हो गई, अलमारी भी क्या हो गई, एक हो गई, यानी कि किताब अलमारी में रखी है, इसमें तो कोई में है, ये हो गया। गीत सुना दिया, ठीक है, उसने गीत सुना दिया, तो एक गीत सुनाया, ठीक है। तो आवृत्ति मूलक क्या है, खाना बनाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, खाना लगातार, यानी कि बनाने का जो है वो, यानी कि उसमें, और खाने में कई चीज़ें होती हैं, तो खाने में सिर्फ ये नहीं है कि यानी कि एक ही चीज़ कोई हो। तो यहाँ पर क्या है, खाना बनाती है, ये आवृत्ति मूलक है। आवृत्ति मूलक का मतलब होता है दोहराने के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, आप उधर बैठिए में वृत्ति क्या है, निश्चयार्थक वृत्ति है, आज्ञार्थक वृत्ति है, संकेतार्थक वृत्ति है, या संभावनार्थ वृत्ति है, ठीक है। वृत्ति का मतलब होता है कि यानी कि वाक्य। तो आप उधर बैठिए, तो निश्चयार्थक है, आज्ञार्थक है, संकेतार्थक है, या संभावनार्थक है। तो संभावनार्थक नहीं है और निश्चयार्थक भी नहीं है, दोनों में से बताइए, आज्ञार्थक है या संकेतार्थक है, इन दोनों में से बताइए कौन सा है। तो अब तक तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें समझ में आ गया होगा, आज्ञा दी जा रही है उधर बैठने की, तो क्या हो जाएगा, आज्ञार्थक वृत्ति हो जाएगा। तो इसमें जो वृत्ति है वो क्या है, आज्ञार्थक वृत्ति है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समुश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमिलित नहीं है। यानी कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ बता रहा है, ठीक है, किन में अलग अलग यानी कि है, सुमेलित नहीं है का मतलब है किसमें अलग अलग है। तो चलिए, दसन और दर्शन, दांत और अवलोकन, प्रणय और परिणय, प्रणय प्रेम और परिणय का मतलब विवाह, सूति और सूती, ठीक है, सूती प्रसव सूत
और प्रसव, सूति का मतलब प्रसव, सूती का मतलब होता है सूत का बना हुआ कपड़ा। निर्झर और निर्जर, निर्झर का मतलब देवता और निर्जर का मतलब झरना। ठीक है, देखिए निर्जर का मतलब होता है जिसे जर, जर का मतलब है, ठीक है, बुढ़ापन आए, तो ये देवता होता है। और निर्झर का मतलब होता है जो झरना, झरना का तत्सम शब्द होता है निर्झर। तो अब कौन सा हो जाएगा आपका, ये सभी एक यानी कि सुमेलित हैं, यही वाला क्या है, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा विकल्प सुमेलित युग्म नहीं है? संलिप्त, निर्लिप्त, सुबोध का दुर्बोध, आसक्त का अनासक्त, गृहीत का अनुग्रहित। ठीक है, तो युग्म संलिप्त का मतलब निर्मित यानी कि जो लगा हुआ है, इसमें विलोम शब्द बोल रहा है, तो संलिप्त का विलोम निर्लिप्त होता है, बिल्कुल सही है। सुबोध का दुर्बोध होता है, बिल्कुल सही है। आसक्त का अनासक्त होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन गृहीत का अनुग्रहित नहीं होता। ठीक है, गृहीत का क्या होता है, त्याज्य। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे एक वाक्यांश में क्या कहते हैं? प्रत्युक्त, प्रवृत्ति, प्रत्युत्तर या प्रत्युच्चार। ध्यान दीजिएगा, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्युत्तर। ठीक है, उत्तर तो सिर्फ उसका होता है जिसका प्रश्न होता है, प्रत्युत्तर जो होता है वो किसका होता है? ठीक है, उत्तर देकर के किसी बात का खंडन किया जाना। अगला है, इनमें से अरण्य शब्द का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? ठीक है, अरण्य शब्द का प्रयोज्य शब्द इनमें से कौन सा है? आभारी, कांतार या सस्य या कुलीन। तो अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो इसमें होता है कांतार। कांतार जो है वो क्या है, अरण्य यानी जंगल होता है, तो हमारा हो जाएगा कांतार। तो स्टूडेंट्स ये थे, ठीक है, हमारे हिंदी के प्रश्नावली। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ यदि और कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप लोग हमको ज़रूर जो है यानी कि इन्फॉर्म कीजिए, कोशिश करेंगे हम सुधार करने की। और अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए, जिससे कि और भी कुछ लोग हम लोगों के साथ मिल करके अपनी तैयारी को, ठीक है, कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।